गाइस, आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मिनरल एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। ठीक है, कल हमने पढ़ा था कि एब्जॉर्प्शन जो है वो किन किन चीज़ों की होती है। पानी की अपटेक करनी होती है, मिनरल की अपटेक करनी होती है। ठीक है, अब रूट्स ने अब जो मिनरल की एब्जॉर्प्शन करनी है वो किस तरह से होती है। द मिनरल अवेलेबल टू प्लांट्स फॉर द एब्जॉर्प्शन आर डिजॉल्व इन सॉइल वाटर। ठीक है, जो मिनरल्स होते हैं वो सॉइल के अंदर डिजॉल्व फॉर्म में या बॉन्डेड फॉर्म में होते हैं। वो कभी भी जो इंडिपेंडेंट या फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, वो हमेशा किसी चीज़ के साथ बाउंड होते हैं, या वो सॉइल पार्टिकल के साथ बाउंड होंगे या सॉइल में मौजूद कोई वाटर पार्टिकल है जिसके साथ वो बाउंड होते हैं। तो कंसंट्रेशन में वेरी अकॉर्डिंग टू द फर्टिलिटी एंड द एसिडिटी ऑफ द सॉइल। अगर आपने सुना हो कि कुछ कहते हैं कि इस इलाके की जो ज़मीन है वो इतनी अच्छी नहीं है, यहाँ पे पौधे इतने अच्छे से ग्रो नहीं करते, और एक इलाका है वहाँ पे पौधे बड़े अच्छे ग्रो करते हैं, वहाँ की ज़मीन बड़ी ज़रखेज़ है। ठीक है, ये वर्ड आपने अक्सर सुना होगा। ज़रखेज़ी का क्या मतलब है कि उसमें मिनरल्स कितने मौजूद हैं। प्लांट्स के अंदर मिनरल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि प्लांट की जो ग्रोथ होती है उसका मेटाबॉलिज्म जो होता है, उसकी बॉडी के बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें मिनरल्स रिक्वायर्ड होते हैं, और अगर वो उन्हें मिलेंगे तभी वो प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। तो जिस सॉइल के अंदर मिनरल्स एक लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होंगे वो सॉइल फर्टाइल होगी, उसकी ज़रखेज़ी ज़्यादा होगी, वहाँ प्लांट अच्छे से ग्रो करेंगे और अच्छे से डेवलप होंगे। ठीक है, और एक सॉइल एक ज़मीन ऐसी है जिसमें मिनरल्स कम हैं तो वहाँ पे प्लांट्स की ग्रोथ ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये फैक्टर बड़ा मैटर करता है कि प्लांट्स की जो जिस सॉइल में ग्रो कर रहे हैं वहाँ पे मिनरल किस तरह के। अगर वहाँ पे ज़्यादा होंगे तो प्लांट ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, अगर वहाँ कम होंगे तो डेफिनेटली प्लांट को कम मिनरल मिलेंगे जिससे उसकी ग्रोथ इफेक्ट हो जाएगी। When the soil minerals are not in a solution, यानी कि अगर वो सोल्यूशन की फॉर्म में नहीं है तो वो कौन सी दूसरी फॉर्म में, मैंने पहले बताया जैसे कि वो या तो वाटर के अंदर उसके साथ बॉन्ड बना के रहेंगे जो मिनरल पार्टिकल्स होंगे, या वो क्या करेंगे, वो सॉइल के साथ बॉन्ड बना के यानी कि सॉइल पार्टिकल के साथ बॉन्डेड होंगे। दे आर नॉट अवेलेबल टू द प्लांट्स, और ये प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर सकते जब तक कि वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व ना हो जाए। यानी जो पानी रूट्स एब्जॉर्ब करेंगी उस पानी के अंदर मिनरल्स भी जो है वो डिज़ोल्व हो जाते हैं, और फिर क्या होता है कि वो पानी के साथ साथ मिनरल्स भी जो है वो प्लांट की बॉडी में एंटर हो जाते हैं। अब बच्चों, आप लोगों ने अगर आपकी बुक में जहाँ कहीं भी जो है ये येलो बॉक्सेस होते हैं आपने इनको इग्नोर नहीं करना। बहुत से MCQ, बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इनमें से बनते हैं। तो पहला जो है वो हमारा येलो बॉक्स है, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है कि जो रूट्स होती हैं उनके ऊपर रूट हेयर जो है उनका जो वॉल्यूम होता है 67%। यानी अगर एक रूट है तो उस पर 67% जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो रूट हेयर्स का होगा। यानी रूट क्या करती है, फाइनली और ज़्यादा डिवाइड होती है ताकि क्या हो, बेटर एब्जॉर्प्शन। रूट हेयर का फ़ायदा क्या है, रूट हेयर इतना बारीक होता है कि वो ईजीली सॉइल के अंदर पेनिट्रेट कर सकता है। आपने रूट देखी होगी, अगर आप रूट देखो वो एक थिक होती है, उसका जो रूट हेयर होता है वो थिन होता है। ठीक है, क्यों, ताकि वो सॉइल में ज़्यादा अच्छे से पेनिट्रेट करे, सॉइल के अंदर से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करे। जितने ज़्यादा रूट हेयर्स होंगे उतनी ही प्लांट की अच्छी ग्रोथ होगी और उतनी अच्छी ग्रिप होगी। उसके बाद है प्रोसोपिस ट्रीज ऑफ द लेग्यूमिनेसी फैमिली हैव मैक्सिमम डेप्थ ऑफ देयर रूट्स विच इज़ 50 मीटर। प्रोसोपिस कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स को, और लेग्यूमिनेसी जो है वो ऐसे प्लांट जिन पे दालें लगती हैं, जैसे हमारा मटर जिस तरह प्लांट पे लगता है, मटर का जो पौधा है वो एक लेग्यूमिनेसी प्लांट जो फैमिली है उसमें से बिलोंग करता है। तो उनकी जो रूट्स की डेप्थ है, अगर आपने देखो इनके प्लांट जो होते हैं वो छोटे होते हैं और इनको जो है वो सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि इनमें वुड नहीं होता, तो इसकी वजह से क्या है कि इनकी रूट जो होती है 50 मीटर्स जो है वो बिलो द अर्थ वो स्प्रेड हुई होती हैं। ठीक है, ताकि इससे क्या होगा, जितना ज़्यादा वो डीपली स्प्रेड होंगी उतनी अच्छी ग्रिप होगी। व्हेन एन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इज़ अप्लाइड टू सॉइल, यानी अगर हम फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं हमारी सॉइल को, द मिनरल्स आर एब्जॉर्ब प्राइमरली एज इनऑर्गेनिक आयंस। ठीक है, मिनरल्स जो है वो इनऑर्गेनिक आयंस की फॉर्म में जो है वो एब्जॉर्ब होंगे, ऑर्गेनिक मैटर की फॉर्म में नहीं होंगे। द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ईच मिनरल बाय द रूट इज इसेंशियली इंडिपेंडेंट ऑफ द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड ऑफ द अदर मिनरल्स। ठीक है, कि हर मिनरल की एब्जॉर्प्शन का जो रेट होता है वो डिफरेंट होता है, उसकी वाटर के साथ बॉन्डिंग कितनी, एक जो है वो ज़्यादा अच्छे से वाटर में डिज़ोल्व होता है, एक जो है वो डिज़ोल्व नहीं होता, एक जो है वो कम डिज़ोल्व होता है। तो जितना अच्छा वाटर में कोई मिनरल डिज़ोल्व होगा उतना ईजिली वो प्लांट को ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि मिनरल्स जो है वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करेंगे, या वो सॉइल पार्टिकल के साथ होंगे या वो क्या करेंगे, वाटर के साथ बॉन्ड बनाएंगे। तो उन्होंने अकेले नहीं रहना, उन्होंने वाटर के साथ बॉन्ड बना के जो है वो रूट के अंदर जाना। दैट्स वाई उनकी, अगर प्लांट ने एक ऑर्गेनिक मैटर है या इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र उसको एब्जॉर्ब करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो वाटर के अंदर अच्छे से डिज़ोल्व हो। जितना वो वाटर में डिज़ोल्व होगा उतनी ज़्यादा उसी जो है मटेरियल की एब्जॉर्प्शन होगी।
Each mineral moves into the root as a rate determined by such factors as its concentration inside and outside. यानी डेफिनेटली अगर प्लांट बॉडी के अंदर नाइट्रोजन जो है अमोनिया है सपोज उसकी अमाउंट ज़्यादा है तो वो बाहर की निस्बत उसकी बॉडी में ज़्यादा है, उसको ज़रूरत नहीं है तो वो अमोनिया को एब्जॉर्ब नहीं करेगा या बहुत लो अमाउंट में एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो जब कोई भी मिनरल या कोई भी फर्टिलाइज़र हम अप्लाई करते हैं और हम कहते हैं कि ये एब्जॉर्ब क्यों नहीं हुआ, तो इसकी वजह ये है कि वो प्लांट बॉडी के अंदर या तो उसकी ज़रूरत नहीं है या वो ऑलरेडी मौजूद है जिसकी वजह से प्लांट ने इसको एब्जॉर्ब नहीं किया। The ease with which it can passively penetrate the cell membrane and extend to which carrier molecules and active absorption are involved। जैसे हमने कल पढ़ा था डिफ्यूजन या तो होगी, अब जिस तरह वो डिफ्यूज़ कर सकता होगा अगर उसका साइज़ बड़ा है तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की जाएगी, और अगर वो इजीली डिफ्यूज़ कर सकता है तो वो खुद ही डिफ्यूज़ होकर वाटर के साथ अंदर चला जाएगा, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जाएगी कि अंदर होने के बावजूद उसको क्या किया जाएगा, एक्टिवली अंदर जो है वो प्लांट की ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा एनर्जी को यूज़ करके, एटीपी को यूज़ करके, जिसको हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं मिनरल की एब्जॉर्प्शन को, कि या तो उसकी प्लांट बॉडी में कमी होगी या प्लांट बॉडी को ज़रूरत होगी या प्लांट बॉडी में वो ज़्यादा है तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। अब आगे आज हमने पढ़ना है, अगला टॉपिक है प्रोसेस इन्वॉल्व इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ रूट। यानी अब जब एब्जॉर्प्शन जो है वो रूट कर रही है किसी भी चीज़ की, मिनरल की, वाटर की, तो एक्टिव जो है और पैसिव अपटेक दोनों तरीके से होती है। ठीक है, कोई भी चीज़ एब्जॉर्ब पैसिवली भी होती है, एक्टिवली भी होती है। ठीक है, रूट से। पैसिव का मतलब एनर्जी यूज़ नहीं होगी, एक्टिव का मतलब एनर्जी यूज़ होगी एटीपी की फॉर्म में। पैसिव का मतलब है डिफ्यूजन होगी, यानी हाई टू लो खुद ब खुद जो है वो एक एलिमेंट मूव कर जाएगा तो वहाँ पे हमें एनर्जी लगानी नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे उन्होंने बताया है प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में, आपकी बुक में जो है ये टॉपिक इधर है, यहाँ पे बताया है प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, जैसा कि आप इसके नेम से पढ़ सकते हो, प्लाज्मो का मतलब होगा प्लाज्मा या साइटोप्लाज्म इसका मतलब होगा। ठीक है, डिस्मेटा, प्लाज्मोडेस्माटा में क्या है कि दो प्लांट्स के सेल हैं। ठीक है, एडजेसेंट का मतलब होता है एक साथ, एडजेसेंट सेल है यानी बिल्कुल एक साथ, नेबरिंग जिस तरह एक दूसरे के नेबर्स हैं, उनके दरमियान में थोड़ी सी एक ऐसी जगह है जो उनके सेल वॉल के दरमियान में थोड़ा सा गैप है कि इसका मटेरियल इधर आ सकता है, इसका मटेरियल इस जो है वो खाली चैनल के अंदर आ सकता है, यानी एक दूसरे का मटेरियल ये आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं इस खाली जगह, यानी इस चैनल, इसको चैनल कहेंगे हम। ठीक है, यानी जो छोटा सा रूट है, खाली जगह है जहाँ से ईजिली अक्रॉस जो है वहाँ से कर सकते हैं मटीरियल, उसको हम कहते हैं चैनल। इस चैनल के थ्रू इसका मटीरियल इधर आ सकता है, इसका मटीरियल इधर आ सकता है, और दोनों क्या है, ये एडजेसेंट प्लांट सेल हैं। तो इसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, यानी इस सेल का जो साइटोप्लाज्म जो है उसमें कुछ मटेरियल, सपोज अगर वहाँ से वाटर आ रहा है, आगे जो है वो रूट सेल है, यहाँ पे सपोज यहाँ पे रूट्स हैं और यहाँ से पानी जो है वो होता हुआ इस साइटोप्लाज्म में आया, साइटोप्लाज्म से फिर क्या होगा, पानी जो है वो मूव करता हुआ इसी चैनल के थ्रू अगले सेल में चला गया, उसके साइटोप्लाज्म में, और उससे अगले सेल में। इसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, यानी साइटोप्लाज्म का यूज़ करते हुए एक मटीरियल जो है वो एक सेल से दूसरे सेल में जा रहा है। ठीक है, यानी साइटोप्लाज्म की एक्सटेंशन है, ये क्या है कि साइटोप्लाज्म एक्सटेंड हुआ हुआ है कि वो अपनी जो है वो सेल वॉल को क्रॉस करते हुए दूसरे सेल वॉल में एंटर हो रहा है और वहाँ से अपना मटीरियल जो है वो दूसरे साइटोप्लाज्म में भेज रहा है, इसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, अच्छा, अब पानी जो है उसकी एब्जॉर्बेंस का, उसकी डिफ्यूजन का या उसकी फ़्लो का आपने एक सीक्वेंस याद रखना। सबसे पहले क्या होगा, जो रूट एपिडर्मिस है, सबसे पहले पानी उसमें आएगा, वहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, रूट हेयर इसको एब्जॉर्ब करेंगे, रूट हेयर क्या करेंगे, एपिडर्मिस की तरफ भेजेंगे, एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स की अगली लेयर होती है एंडोडर्मिस, उससे अगली लेयर होती है पेरिसाइकल, पेरिसाइकल जो होती है वो सबसे जो है वो लोएस्ट लेयर होती है, इसके बाद जो होती है वो जाइलम सेल आ जाएंगे। ठीक है, जाइलम सेल क्या करते हैं, जाइलम वेसल। अब हमें पता है कि प्लांट के अंदर जो है वो दो तरह की वेसल होती हैं, एक होती है फ्लोएम और एक होती है जाइलम। फ्लोएम होती है फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए और जाइलम होती है वाटर की ट्रांसपोर्ट के लिए। जब यह पानी इस जाइलम वेसल में आएगा जाइलम सेल के थ्रू, तो वो कहाँ जाएगा, पूरी प्लांट बॉडी में, यानी रूट हेयर से होता हुआ रूट की एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस, फिर रूट की पेरिसाइकल, पेरिसाइकल से वो जाइलम वेसल में एंटर हो जाएगा जाइलम सेल के थ्रू, और उसके बाद पूरी बॉडी के अंदर जो है प्लांट की वो ट्रांसफ़र हो जाएगा उस जाइलम वेसल की मदद से। उसके बाद मैं आपको हल्का सा इस पैराग्राफ के बारे में बताने लगी हूँ क्योंकि ये दोबारा रीड करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें यही बताया हुआ है डिफ्यूजन का मतलब है पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, आप इस पैराग्राफ के ऊपर बेशक ये हेडिंग दे लो कि इसके अंदर सिर्फ पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया हुआ है। इसमें क्या है कि डिफ्यूजन हो सकती है, डिफ्यूजन में क्या होगा, हाई टू लो मॉलिक्यूल मूव करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल बाहर जो है वो ज़्यादा है, अंदर बॉडी के कम है, तो वो क्या करेंगे, रूट के एपिडर्मिस से होते हुए वो अंदर आएंगे कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस, उसके बाद पेरिसाइकल और जाइलम सेल, और अगेन फिर जाइलम वेसल से पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो
जाएगा इस तरह वाटर। अच्छा, और उसके बाद है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव में मैंने पहले बता दिया यूज़ ऑफ एटीपी, एटीपी लगेगा इसमें, यूज़ होगा, एनर्जी यूज़ होगी, जिसकी मदद से क्या होगा सेल के अंदर यानी प्लांट बॉडी के अंदर एक चीज़ और ऑटोमेटिकली ज़्यादा है बाहर से, लेकिन फिर भी क्योंकि उसकी ज़रूरत है तो वो क्या किया जाएगा, उसे अगेन बाहर से अंदर धकेला जाएगा और क्या होगा उसके लिए एटीपी को यूज़ किया जाएगा एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। अब इस डायग्राम में यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो है वो सारे सॉइल पार्टिकल्स हैं, इनमें यहाँ पे वाटर है। अब ये रूट जो है वो हेयर है और वो क्या कर रहा है, यहाँ से उसमें वाटर ऐड यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है, वाटर और साथ में जो है वो मिनरल्स एब्जॉर्ब होंगे। अब यहाँ पे एपिडर्मिस, रूट की जो आउटर मोस्ट लेयर है वो एपिडर्मिस में ये पानी आया, उसके बाद यहाँ से प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू अगले सेल में एंटर हुआ। अगला सेल था कॉर्टेक्स, उससे प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू एंटर हुआ एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस से अगला सेल जो था वो यहाँ पे जो था वो पेरिसाइकल और बाकी के जो है वो वास्कुलर सेल थे, और वहाँ से वो एंटर होते होते वो जाइलम, यानी जाइलम वो वाली वेसल जो पानी के ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व है, उसमें ये जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर हो गए और आगे पूरी बॉडी की तरफ भेज दिए गए। उसके बाद अगेन एक येलो बॉक्स आ जाता है जिसको आपने याद रखना है। ये येलो बॉक्स आपने इसी के बारे में बैक्टीरिया और फंजाई वाले चैप्टर में भी पढ़ा हो गया कि वो ऑर्गेनिज्म जो वो बैक्टीरिया जो क्या करते हैं प्लांट के साथ एसोसिएशन बना के रहते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि रूट नोड्यूल्स, यानी जो प्लांट की जो रूट्स होती हैं, एक्चुअली क्या होता है कि सपोज अगर ये प्लांट की रूट्स हैं, ठीक है, तो हमें वहाँ पर ऐसे नोड्यूल यानी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर मिलेंगे। इनको हम क्या कहते हैं नोड्यूलर बैक्टीरिया। इसमें क्या होते हैं, ये जो नोड्यूल्स होते हैं इनमें बैक्टीरिया रहते हैं और ये क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इसको कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट की फॉर्म में या अमोनिया की फॉर्म में, इसको हम नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। इससे क्या होगा, ये वाली जो नाइट्रोजन है प्लांट इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्म में नाइट्रोजन एब्जॉर्ब नहीं हो सकती है। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं इस जो है वो नाइट्रेट या अमोनिया के फॉर्म में, और इस फॉर्म में प्लांट जो है वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, प्लांट्स को हेल्प कर रहे हैं नाइट्रोजन की एब्जॉर्प्शन में। और प्लांट को नाइट्रोजन क्यों चाहिए, प्लांट को नाइट्रोजन इसलिए चाहिए क्योंकि नाइट्रोजन एक बेसिक जो है वो यूनिट है अमाइनो एसिड के अंदर, ठीक है। जब प्रोटीन बनाई जाती है, प्रोटीन का बेसिक यूनिट अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड के अंदर एक बिल्डिंग ब्लॉक जो चाहिए होता है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बगैर कोई प्रोटीन मिलकर नहीं बनी होती है। आपने पेप्टाइड बॉन्ड में भी पढ़ा होगा कि वहाँ पे एक अमाइन ग्रुप लगा होता है, उसके बगैर एक प्रोटीन जो है वो इनकम्प्लीट है, प्रोटीन स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हो सकता। तो प्लांट ने जब अपनी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स बनानी है, तो जिस तरह हम फ्रूट खाते हैं, दालें खाते हैं, हम कहते हैं इनमें बहुत सारा प्रोटीन है, तो वो प्रोटीन कहाँ से आता है, वो ये प्रोटीन यही वाला होता है, ये नाइट्रोजन जो है इसको बाद में एब्जॉर्ब करके उस प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो इस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से क्या होता है कि प्लांट्स जो है वो इजीली क्या करते हैं, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जो वो पहले नहीं कर सकते थे। किसकी मदद से, बैक्टीरिया की मदद से, ठीक है। और इसके अलावा हमने एक और एसोसिएशन पढ़ी थी कि माइकोराइजा, यानी जिसमें क्या होता है, माइको का वर्ड जहाँ यूज़ होगा, माइको का मतलब होता है फंजाई, ठीक है, और राइजा का मतलब है रूट्स, ठीक है। तो ये फंजाई जो है रूट्स में रहता है, किसके, और ये हायर प्लांट्स की रूट्स में रहता है, हर तरह के प्लांट में नहीं होगा ये, कि जो फंगस है जहाँ पे प्लांट के साथ हायर प्लांट का एसोसिएशन रखता है, उन प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है वो दूसरे प्लांट्स जिनके अंदर फंजाई नहीं एसोसिएशन करता उनसे बहुत बेहतर होती है। यानी इनकी ग्रोथ, इनकी डेवलपमेंट, इनके फ्रूट उनसे बेहतर होते हैं उन प्लांट से जिनके साथ फंजाई एसोसिएशन नहीं करता। तो फंजाई क्या करता है, एक तरह से बेनिफिट करता है। ये क्या करता है, ये फॉस्फोरस को और ट्रेस मेटल जैसे जिंक और कॉपर, ये हमारी बॉडी में ट्रेस अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, और ये इन प्लांट्स को क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करके देता है, जो कि ये प्लांट इसके बगैर एब्जॉर्ब नहीं कर सकते थे। फॉस्फोरस को भी और जिंक और कॉपर जैसी मेटल्स को भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते थे। ये क्या करता है फंजाई, ये उनको एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे ये वाले प्लांट क्या करते थे, ये नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, ठीक है, और ये क्या करते हैं नाइट्रेट की फॉर्म में उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। उसी तरह ये प्लांट्स में क्या है कि फॉस्फोरस और जिंक कॉपर जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकती। दैट्स वाई क्या करते हैं ये फंजाई, उनको एब्जॉर्ब करके जो है ये इनको जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि उस प्लांट के अंदर जो है डेवलपमेंट और ग्रोथ बेहतर होती है, जिससे कि उनकी हम कह सकते हैं कि ये प्लांट अच्छे से डेवलप है एज़ कम्पेयर टू दोज प्लांट जिनके अंदर ये एसोसिएशन, ये रिलेशनशिप नहीं होता।
उसके बाद अगेन इस पेज पे आपकी कल वाली बात फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, ये तो थी ना डिफ्यूजन, जिसमें क्या था कि वाटर मॉलिक्यूल बाहर से, क्योंकि बाहर ज़्यादा है अंदर कम है, डिफ्यूज़ होता होता प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू अंदर आ गया। अब है फैसिलिटेटेड, जिसमें क्या है कैरियर प्रोटीन्स। कैरियर प्रोटीन कहाँ पे होती हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होती हैं। जब कोई मटेरियल जिसको उन्होंने ट्रांसपोर्ट करना हो सेल के अंदर, तो वो क्या करती हैं, इसको कैरी करती हैं और सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देती हैं, ठीक है। उसके बाद है अपटेक ऑफ वाटर बाय द रूट्स, ठीक है। अब प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो दो तरह से वाटर को अपटेक करती हैं। अच्छा, अब वाटर की मूवमेंट अगर हम जिस तरह यहाँ पढ़ रहे हैं प्लाज्मोडेस्माटा वाले में कि यहाँ बाहर ज़्यादा है, कम की तरफ जो है वो मूव करना शुरू हो गया। वाटर की जो है वो मूवमेंट बाय डिफ्यूजन, यानी डिफ्यूजन की वजह से होने वाली जो वाटर की मूवमेंट होती है हाई टू लो, उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे भी वाटर डिफ्यूजन की वजह से मूव कर रहा होगा उसको हम कहेंगे ऑस्मोसिस, ठीक है। इफ़ वाटर मूव्स बाय ऑस्मोसिस इनटू द सेल, अगर वो सेल के अंदर जा रहा है, जैसे यहाँ पे क्या है अंदर जा रहा है, तो इसको हम कहेंगे, यहाँ से ये सपोज कर लेते हैं यहाँ पे ये सेल के अंदर जा रहा है, इसको हम कह रहे हैं एंड ऑस्मोसिस, यानी एंड का मतलब अंदर, और यहाँ से वो लीव कर रहा है इस सेल को, इसको हम कहेंगे एक्स ऑस्मोसिस। जहाँ से वो लीव कर रहा है उस पॉइंट पे हम कहेंगे ये कि पानी अगर सपोज एक सेल से लीव कर रहा है तो उसको हम कहेंगे एक्स ऑस्मोसिस, यानी सेल को लीव करके बाहर जाना है। द सेल ऑफ द एपिडर्मिस सेल ऑफ द रूट्स इज़ फ्रीली परमिएबल, ठीक है, यानी पानी को गुजरने देती है और मिनरल्स को भी गुजरने देती है रूट्स की सेल वॉल। द सेल मेम्ब्रेन हाउएवर इज़ डिफरेंशियली और पार्शली परमिएबल, यानी कुछ चीज़ों को रोकेगी और कुछ को पास करने देगी टू सम सब्सटेंसेस इन द सोल्यूशन। द वाटर विच एंटर द एपिडर्मिस सेल मूव अलॉन्ग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड पास थ्रू कॉर्टेक्स, ठीक है, बिल्कुल वही वाला सीक्वेंस, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से आगे एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल और वेजल, जाइलम वेसल और जाइलम वेसल से पूरी बॉडी के अंदर।